हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। अभी हमारा ज्योग्राफी का पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ है सीडीएस का। अब जो है हम लोग एनडीए का जो पीवाईक्यू है उसको करेंगे जब तक नेक्स्ट सीडीएस का जो हिस्ट्री का नेक्स्ट प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा दिन नहीं, मैक्सिमम 10 डेज़ में कितने से कितने तक 2015 से लेकर 2025 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। लास्ट 10 डेज में, आने वाले 10 डेज में। ठीक है, अगर आपको, और ये सेक्शन पॉलिटी का रहेगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। सोल्यूशन यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा पोस्ट कर दिया जाता है हर दिन, जिस दिन भी इसका टारगेट रहता है। ठीक है, ये पीवाईक्यू करना क्यों ज़रूरी है वो देखो कि रिव्यूइंग द पास्ट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एंड देन इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रीवियस ईयर को देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी है, और वो फर्दर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में कन्वर्ट होके आएगा आइदर वे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना एनडीए 1 2015 का, और फिर क्या करेंगे 2015 का सेकंड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो हमें एक साल का जो दोनों पेपर हुआ था उसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये पॉलिटी सेक्शन है, राइट। पॉलिटी का हम लोग कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू फॉर ओलंपी डी गॉज। ये ओलंपी डी गॉज जो है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे इसको ध्यान देने वाली बात है। सी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वोमेन इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। ठीक है, सी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी डेट ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। थर्ड है कि सी रोड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। नाउ बाकी तीन ऑप्शन है 1, 3, 1, 2, 1, 3। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है इसका, यहाँ पे देखो, एक में कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात कर रहा है, दूसरे में कह रहा है कि सी रोड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन एंड सिटीजन की। आइदर एक ही सही हो सकता है। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैन का नहीं, ठीक है, यहाँ पे वीमेन का हुआ था, तो वीमेन वाला स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्यों हुआ था वो यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो कि ये है थे कौन, ओलंपिक डिगोज, ये एक लेडी थी। पहले थे कि इन्होंने, ही वॉज अ पोलिटिकली एक्टिव वोमेन थी इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के। ठीक है, रोड द डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन, ये भी बात सही है। नाउ ये बात गलत है, ड्राफ्टेड बाई मैन लाइक लेफ्टी एंड सियास, ये ड्राफ्ट किया गया था मैन के द्वारा, लेकिन कौन था, ये क्या कह रहे हैं कि सी वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी डेट ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन, नहीं, सी वॉज नॉट द मेंबर, यहाँ पे मेंबर जो है वो वर्ड गलत है। तो सी वॉज ए मेंबर ऑफ कमिटी फॉर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इसमें कौन था जो ड्राफ्ट किया गया था, ओलाफिएटी एंड सीएस, ये दो नाम थे, ये देखो ना यहाँ पे, ये लोग थे। ठीक है, अब एक वर्ड देखो यहाँ पे, ग्लोबल कंटेक्स्ट देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टीज आर रूटेड। जो लिबर्टी वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है। और फ्रांस रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कब हुआ था, उसका डेट मतलब ईयर बताना बेसिकली। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है कि नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। नाउ सी, इसमें नॉट पूछा हुआ है, तो यानी कि 3 फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। बट राइट टू वर्क जो है फंडामेंटल राइट नहीं है और नॉट पूछा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 ओनली। नाउ देखो, राइट टू एजुकेशन में वैल्यू एडिशन क्या है कि 21A जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 में है और सब क्लॉज 3 में है। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6। राइट टू वर्क जो है आर्टिकल 41 में है, और ये कौन, आर्टिकल 41 में है, और ये कौन से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो इसको याद रखना, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो है ये कितने होते हैं, टोटल 6, अर्लियर 7 थे, बट इसको रिमूव कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी वाले को, एक्वायर एनी प्रॉपर्टी वाला। तो अब देखो, इसके लिए एक ट्रिक है, शाम रिसाइड्स इन पटना। ठीक है, अब ये देखो, शाम क्या है, ये है स्पीच, पहला क्लॉज। दूसरा है कौन सा, असेंबल,
ठीक है। तीसरा कौन सा है? एसोसिएशन। चौथा कौन सा है? मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट। रिसाइड तो रिसाइड रहने वाला, ठीक है, रिसाइड्स, ठीक है। और पटना में क्या कर रहा है? प्रोफेशन के लिए, पटना एक सिटी है, वो प्रोफेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपना ट्रिक याद रखना कि ये 6 है। पहला ये हो गया, दूसरा ये स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड देन प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रिक, इसका याद रखना, राइट। नाउ 114 नंबर देखो, 144 नंबर देखो, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी के किसी भी एग्जाम से, इवन आईएएस वाला भी, उनमें शेड्यूल से क्वेश्चन पूछता है, तो शेड्यूल आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए मोस्टली, ठीक है। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 7th शेड्यूल जो है ये किससे रिलेटेड बात करता है? तो बेसिकली 7th शेड्यूल जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट तीनों से बात करता है। बेसिकली 7th शेड्यूल जो है ये डिवीज़न ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है। अब यूनियन लिस्ट में कितने टोटल है सब्जेक्ट्स, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में कितना है और कंकरेंट लिस्ट में अभी करंट स्टेटस के हिसाब से, ठीक है, वो बताना है। बाकी ऑप्शन का देखते हैं कि प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये देखो प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज जो है वो किस में आता है? वो आता है पार्ट, नहीं, शेड्यूल जो है, शेड्यूल 5 और 6, ये दोनों प्रोविजन जो है शेड्यूल एरिया से, शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, शेड्यूल कास्ट उससे डिनोट करता है। नाउ ए लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ये शेड्यूल 8 से डिनोट करता है। और प्रोविजन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये शेड्यूल 10 में बात करता है, ठीक है। तो शेड्यूल आपको 10 होते हैं, वो पता होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें धीरे धीरे डिस्कस कर दिया जाएगा बाकी शेड्यूल्स को भी। नाउ 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, 368 किससे डील करता है? तो ये बेसिकली क्या करता है? अमेंडिंग पावर के बारे में बात करता है। यहाँ पे क्या है कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा, इसके लिए भी आर्टिकल है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 353 है, एक बार इसको चेक करना कि 353 है या 352, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज से एसोसिएटेड, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, इसको पिक्टोरियल समझते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आर्टिकल 368 क्या करता है? ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिनोवेशन आर्टिकल 368 बट नॉट द पावर ऑफ डिमोलिशन। मतलब कह रहे हैं कि 368 से ना आप कुछ रिनोवेशन कर सकते हो बट कुछ चीज़ को डिमोलिश नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर वाली कंसेप्ट आ जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑलवेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को सपोर्ट करता है, ना कि पार्लियामेंट्री पावर को, ठीक है। तो इसकी वजह से बेसिक, जब आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर देता है तो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है। सिंस बेसिक स्ट्रक्चर किसके टाइम पे आया था? तो केशव नंदा भारती केस जो था उस टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। नाउ 148 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक फीचर कौन सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो देखो फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर है, राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये है, फेडरलिज्म है, देखो ये तीनों जो है फंडामेंटल राइट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फेडरलिज्म है। जबकि ये कह रहे हैं द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है बेसिक फीचर नहीं है। कह रहे कि अमेंड एनी पार्ट, अब यहाँ पे अमेंड एनी पार्ट वाला जो कंसेप्ट है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ बेसिक फीचर है उसको एट एनी कॉस्ट आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नॉट पूछा हुआ, नॉट बेसिक फीचर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या है? लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बेसिक फीचर, यहाँ पे देखो लिमिटेशन क्या है पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर में, कि इट इज़ नॉट अ बेसिक फीचर दैट पार्लियामेंट हैज़ एन अनकन्वेंस राइट टू अमेंड एनी पार्ट, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टच्ड एट एनी कॉस्ट, इसको याद रखना, ओके। 149 क्वेश्चन नंबर है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है टोटल कितने हैं? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज
टोटल है 11। जब आया था तब कितना था, 10 था, बाद में एक जुड़ा, ठीक है, एजुकेशन वाला, तो वो टोटल अब 11 हो गए हैं। तो याद रखना कि ओरिजिनली कितने आए थे जब आया था ये, तो वो 10 आया था। अब देखो कि पहला ऑप्शन है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। डी ऑप्शन कह रहा है टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, ये बात नहीं है, ये अपने यहाँ उतना सिग्निफिकेंट नहीं रखता है। बाकी जैसे इसराइल वगैरह है, नॉर्थ कोरिया, वो सब सारी जगह पे ये सब सिग्निफिकेंट है। बट ये तीनों देखना अबाइड करता है किसके साथ, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, एंड रेस्पेक्ट करता है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये बात सही है। सेफ गार्ड करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये भी बात सही है। प्रोटेक्ट करता है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। रेंडर नहीं करता है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस को, ये देखो वही बात है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी। रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस ये नहीं होता है, इट्स नॉट लिस्टेड इन। नाउ देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए में मेंशन है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये किस चीज़ के लिए डिनोट करता है कि ये डिफेंड करता है कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन इज ए ड्यूटी बट कंपल्सरी सर्विस इज नॉट, राइट, नीडेड। हमें प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है अपने कंट्रीज़ को, बट मिलिट्री सर्विस एज ए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस नहीं देना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स योर राइट, इट्स योर विश टू ज्वाइन द मिलिट्री। नाउ 150 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि 73rd अमेंडमेंट किससे डिनोट करता है, ये बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डिनोट करता है, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट। अब इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि प्रोवाइड फॉर ए 3 टियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 टियर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। पंचायत इन द विलेज इंटरमीडिएटरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ये भी बात सही है। रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वीमेन इन ऑल द 3 टियर ऑफ पंचायत, ये भी रिजर्वेशन की भी बात करता है, ठीक है। इलेक्शन टू पंचायत अंडर द सस्पेंशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी बात सही है। सुपरविजन, सस्पेंशन मैंने बोला। इलेक्शन टू द पंचायत अंडर द सुपरविजन किसके, ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि इसको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पंचायत इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराता है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात सही है। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड, राइट, कि जो भी पंचायत से रिलेटेड है वो 11th शेड्यूल में आता है, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये इससे एसोसिएटेड, ये 74th अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल में है, 12th शेड्यूल में है, ठीक है। तो 4वें स्टेटमेंट इसका करेक्ट हुआ। यहाँ पे पिक्टोरियल देखना कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, ये ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में बात करता है। ये 3rd टियर सिस्टम है। 3rd टियर सिस्टम देखो, इसको किसने दिया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको सजेस्ट किए थे कि 3rd टियर गवर्नमेंट होना चाहिए। नाउ 2nd टियर भी सजेस्ट किया गया था, और 2nd टियर किसने सजेस्ट किया था, तो ये अशोक मेहता ने किया था, ये याद रखना। नाउ इसमें 3 जो प्रोविज़न था वो किस लेवल का था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, जो कि जिला परिषद की बात करता है। इंटरमीडिएट लेवल की बात करता है, जो कि ब्लॉक समिति के बारे में बात करता है। एंड विलेज लेवल, जो कि ग्राम पंचायत है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फीचर इसका क्या क्या है, स्टैंडर्डाइज 3 टियर स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वीमेन की बात करता है, बिल्कुल बात सही है। अब इसका आर्टिकल आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल कौन सा है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। सुपरविजन बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखो यहाँ पे सुपरविजन करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी बात आप ध्यान रखना। अब नाउ जो इलेक्शन होता है, इसका इलेक्शन ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका याद रखना कि रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में है, इलेक्शन कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, इसका फाइनेंसेस किसके थ्रू मैनेज होता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन फर्दर पूछे गए हैं और अभी आने वाले समय में आएगा, ठीक है। नाउ हमारा 2015 का जो फर्स्ट पेपर था वो कंप्लीट होता है पॉलिटी का। सेकंड में आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में आते हैं। सेकंड में पहला क्वेश्चन है कि द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई। अब कह रहे हैं कि सेकुलर वर्ड जो है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट हुआ था हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला चीज़ ये याद रखना कि सेकुलर वर्ड जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास नहीं था सेकुलर वर्ड, बट ये किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। और कौन सा अमेंडमेंट था? ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हम लोग सेकुलर वर्ड ऐड किया, राइट। अब यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट देखो, 52nd जो है वो एंटी डिफेक्शन से एसोसिएटेड है, इसको याद रखना। 44 जो है, जो भी इसमें फ्लॉ थी ना 42nd अमेंडमेंट में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, 42nd को, जो इमरजेंसी के बाद आया था। तो इसमें जो 44th अमेंडमेंट है, जो भी फ्लॉ था 42 में, वो 44th अमेंडमेंट में करेक्ट किया गया था। और ये एक दूसरे का पूरक होगा, जब भी पढ़ोगे तो 42nd एंड 44th एक साथ पढ़ना, ताकि याद रहे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में आया था। अब देखो, अगर आपको नहीं याद होता है 42nd और 44th का जो ईयर है वो नहीं याद होता है, तो ये डिजिट याद करना कि 42nd में क्या होता है, 4 और 2 ये मिलके 6 बनाता है, यानी कि 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था। वैसे ही 44 में क्या हुआ था कि 4 और 4 8, जो कि 1978 में आया हुआ था, राइट। देखो 42nd अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें 3 वर्ड को जोड़ा था। कौन सा? सोशलिस्ट वर्ड था, सेकुलर वर्ड था और इंटीग्रिटी था। किसमें? प्रीएम्बल में ऐड किया था, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, राइट ऑप्शन सी हो गया इसका, ठीक है। नाउ 124 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि द टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू आर, मतलब 2 प्रोविजन या 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मस्ट क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो है आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है, एंड समटाइम्स आर्टिकल 13 भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ये क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। 446 तो ऐसा कोई अभी आर्टिकल नहीं है। नाउ 32 जो है सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स की बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट का पावर देता है, ठीक है। 44 जो है आर्टिकल, ये किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। और 152 शायद गवर्नर, देयर शुड बी ए गवर्नर होना चाहिए फॉर ए स्टेट, ऐसा कुछ होता है। इसको एक बार क्लियर करना कि ये कौन सा आर्टिकल है। नाउ आर्टिकल 17 जो है ये किसको बताता है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड 143 मुझे भी याद नहीं है, तो आप देख लेना एक बार। 143 ये शायद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है क्या, या 142 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इस दोनों में कंफर्म करना है यार। 143 क्या है? प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से, ये वाला आर्टिकल है क्या? एक बार इसको कंफर्म करना है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट में। नाउ यहाँ पे देखो कि जो भी जस्टिस है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करना है हमें। जुडिशियल रिव्यू क्यों कर रहा है? टू प्रोवाइड जस्टिस। नाउ आर्टिकल 32 जो है जुडिशियल रिव्यू इसलिए कर रहे हैं कि लॉ को प्रोटेक्ट करना है, लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये उसका मस्ट प्रोटेक्टर कौन है? आर्टिकल 32 एंड 226। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के थ्रू रेमेडीज लाता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, और इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। नाउ 226 के अंदर हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करता है पावर टू इशू रिट्स फॉर राइट्स एंड अदर पर्पसेस। अब एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये याद रखना कि जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन है किसका? 226 का, वो ग्रेटर है देन 32। मतलब ये जो है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को भी सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, बट आर्टिकल 226 के अंदर आर्टिकल जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर्स राइट दोनों को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए जुरिस्डिक्शन इसका बड़ा है। बट जो मेजर रूलिंग है, पावर जो है सबसे ज़्यादा किसका है? तो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होता है कि ये जो है आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर ये प्रोविज़न जो होता है वो एम्पावर करते हैं जुडिशरी को टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। 128 क्वेश्चन नंबर है कि एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग, कह रहे हैं कि इमरजेंसी अंडर 352। अब ये किसकी बात कर रहा है? नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है।
ये कब डिक्लेयर हो सकता है? ओनली, यहाँ पे ध्यान देना कि डिक्लेयर्ड ओनली कब डिक्लेयर किया जा सकता है? जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, या फिर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन हो। यहाँ पे देखो ये नहीं होता है, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ये जो है प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, ये 356 में आता है, ठीक है, 356 में आता है ना, हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, मुझे लगता है कि मैंने शायद यहाँ पे कुछ बताया हुआ था कि हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो बताया था मैंने, शायद 356 बताया होगा, 360 आता है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अगर नहीं बताया होगा तो करेक्ट कर लेना, गलत बताया होगा तो। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री नहीं, जब इसका टाइम जब इमरजेंसी लगता है तो 360 आर्टिकल है, ठीक है। देखो, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये केस में जो है वो क्या होता है कि पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको जो है ये रिमूव कर दिया गया था बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे हम नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके क्या कर दिया गया था? आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। अब देखो, क्राइसिस मैनेजमेंट अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, इसमें क्या कब लगाया जाता है? जब वार होगा तब, जब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तब, जब आर्म्ड रेबेलियन होगा तब। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना कि आर्म्ड रेबेलियन है, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो केस था यहाँ पे, उसको रिप्लेस कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, 44th अमेंडमेंट एक्ट से। नाउ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, ये आर्टिकल 356 में अभी देखा हमने, प्रेसिडेंट रूल। और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो है आर्टिकल 360 में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, बाकी ऑप्शन के बारे में भी मैंने बता दिया है। 134 जो है, 132, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फोर्थ। देखो, शेड्यूल के बारे में पहले में पूछा था, उसमें 7 शेड्यूल पूछा था, इसमें 4th शेड्यूल पूछ दिया। अब 4th शेड्यूल किससे डील करता है? प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये 5 and 6 में देखना, इसमें से है, ठीक है। ये ट्राइबल एरिया से एसोसिएटेड शेड्यूल्स हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ स्टेट किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा की बात कर रहा है। और 4th शेड्यूल इसी से डील करता है, ठीक है। द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये हमने देखा है कि ये 7th शेड्यूल से डील करता है, पिछला क्वेश्चन ही था यहाँ पे। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे 8th शेड्यूल। अब खुद देख लो कि प्रीवियस ईयर से कैसे रेलेवेंस रहता है नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा। अब ये आपको बताना है कि ये प्रोविजन जो है, ठीक है, ये प्रोविजन कहाँ से हम लोग बोरो किए थे, ठीक है, बोरो कहाँ से किए थे ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सी कंट्री से। नाउ 136 जो है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द, देखो पिछला एक्सप्लेनेशन जब मैं कर रहा था यहाँ पे, जब भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में यहाँ पे बात आई थी, तो मैंने बताया था कि बेसिक फीचर जो है वो किसके टाइम पे दिया गया था? केशवानंद भारती केस। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद से देख लो, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दी कि केशवानंदा भारती केस, राइट आंसर आया। तो ये होता है कि मतलब जब एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हो, कर लिए हो, ठीक है, तो वो फर्दर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे जो बताया जा रहा है अपने हिसाब से एकदम ट्रस्टेड सोर्स है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। सर बोमई केस ये किससे डिनोट करता है? ये बेसिकली बहुत सारे केसेस के लिए रेलेवेंस रखता है, बट बेसिकली प्रेसिडेंट रूल से एसोसिएशन इसका ज़्यादा है, ठीक है। मेनका गांधी केस जो है वो आर्टिकल 21 से ज़्यादा एसोसिएशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो, केशवानंदा भारती केस जो है वो कब आया था? 1973 में आया था। ये डिफाइंड किया था, यहाँ पे देखना डिफाइंड वर्ड, इसने डिफाइंड किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, पार्लियामेंट। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या था कि यहाँ पे पार्लियामेंट कैन अमेंड बट कैन नॉट अल्टर द इसेंशियल्स फीचर, मतलब पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर को कुछ नहीं कर रहा है, बट कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि इसेंशियल फीचर, ठीक है, और उसको वो टच भी नहीं कर सकता है, उसको अल्टर नहीं कर सकता है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नाउ 145 जो है क्वेश्चन नंबर, द पंचायती राज सिस्टम अंडर आर्ट, पंचायती राज सिस्टम कौन सा है? पार्ट 9 में है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पार्ट 9 है और शेड्यूल जो है 11 है, तो समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है पार्ट 9 में और शेड्यूल 11 में, ठीक है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
एंड डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ। अब ये कह रहे हैं कि कौन से स्टेट में पंचायती राज सिस्टम जो है अप्लाई नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देखो नागालैंड में नहीं, देखो असम में होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ये ऑप्शन सी जो है नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ऐसे याद करना, ना मेमी में जो है PRI अप्लाई नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत बार अदर स्टेट्स BCS और बाकी सब में क्वेश्चन पूछ लिया ये, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे पिक्टोरियली देख लो, ये मेघालय है, ये नागालैंड है, ये मिजोरम है। पंचायती राज सिस्टम जो कि पार्ट 9 के अंदर आता है, डू नॉट अप्लाई हियर। रीज़न क्या है इसका? मेन रीज़न है कि प्रोटेक्टिंग द इंडिजिनियस ट्राइबल काउंसिल एंड ट्रेडिशनल कस्टम्स। यहाँ पे जो बेसिकली ट्राइबल एरिया है और उससे रिलेटेड जो भी कस्टम और उनके जो खुद के काउंसिल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम में। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं और यहाँ पे आज का अपना डे खत्म करते हैं। क्विक रिवीजन में देखो कि आर्टिकल 32 एंड 226 ये बेसिकली किससे बात करता है? जुडिशियल रिव्यू से। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से। आर्टिकल 368 ये अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 21A ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, और ये किसके रिकमेंडेशन पे आया था? स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। ठीक है, 4th शेड्यूल राज्यसभा के बारे में बात करता है। 7th शेड्यूल यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। 11th शेड्यूल पंचायत के बारे में बात करता है। 42nd जो है वो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड ये वर्ड को ऐड किया था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। आज का रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग 2016 का दोनों करेंगे और यहाँ पे भी पिक्टोरियली प्लस वैल्यू एडिशन के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।